आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि भारत ये कभी कर सकता था। 3 अक्टूबर 1971 का वो दिन जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अचानक से एयर स्ट्राइक कर दी। हमारे कई शहर क्षतिग्रस्त हो गए बहुत ही बुरी तरीके से और भारत में उस वक्त हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी। ये एक हॉट टॉपिक बन चुका था कि आखिर पाकिस्तान को इसका जवाब कैसे दिया जाए। पाकिस्तान पूरे जोश के साथ हमारे बॉर्डर्स के ऊपर खड़ा हुआ था और इस बार वो मन बना चुका था कि वो भारत का एक बड़ा नुकसान करके ही मानेगा। हर भारतीय ये सोच रहा था कि आखिर सरकार इसका जवाब कैसे देगी। हमारे जवान मदद की उम्मीद में सरहद पर जमकर पाकिस्तान आर्मी से एक मुकाबला कर रहे थे। वो रात जैसे तैसे कटी और सुबह की पहली किरण के साथ वो हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आसमान से मानो बारूद की बरसात हो रही हो। बादलों को चीरता हुआ पाकिस्तान के नापाक इरादों पर पानी फेरते हुए इंडियन एयरफोर्स क्राफ्ट ने आकर पाकिस्तान सेना के होश उड़ा दिए। और ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट था जो अकेला पाकिस्तान सेना को धूल चटा रहा था। मारूद एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसने उस वक्त भारतीय सेना की बहुत मदद की। उस वक्त उस वॉर को जीतने में उसने सबसे बड़ा योगदान दिया था। तो आखिर क्या थी इस फाइटर जेट की कहानी, इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक तेजस फाइटर जेट बनाया है जो कि हमारा पहला लड़ाकू विमान था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमारा पहला फाइटर जेट तेजस नहीं मारूद है तो आपको कैसा लगेगा? और जिसे बनाया था भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। उस वक्त एयरफोर्स का सबसे तेज उड़ने वाला फाइटर जेट था HF-24 मारूद और इसका डिजाइन जर्मन एरोनॉटिक्स इंजीनियर कर्ट टैंक ने बनाया था। इसी के साथ ही भारत एयरक्राफ्ट बनाने वाली पहली एशियन कंट्री बन गई थी और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। उस वक्त जब हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, हम बहुत ही गरीब कंट्री थे, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी और उस वक्त अमेरिका रूस जैसे देश ही इस तरह के फाइटर जेट बनाया करते थे। तो आखिर कैसे हुई इसकी शुरुआत? अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो जर्मन एरोनॉटिक्स इंजीनियर कर्ट टैंक को रूस के कंपटीशन में एक ऐसा स्वदेशी प्लेन बनाना था जो अपनी उड़ान और ताकत के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस हो सके। अपने इसी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बनाने के सपने को कंटिन्यू रखने के लिए उन्होंने 1955 में भारत के लिए एक फाइटर जेट प्रोजेक्ट डेवलप करने की डिमांड की, जिसे भारत की HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तुरंत एक्सेप्ट भी कर लिया था। और इसके बाद कर्ट टैंक अपने 17 टीम मेंबर्स को लेकर भारत में आ गए। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि HAL के पास उनके मन मुताबिक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ना तो कोई सटीक इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही मैन पावर। उन दिनों HAL के एविएशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री में सिर्फ 54 मेंबर्स थे और इससे भी बदतर हालात जो सामने आए जब ये पता चला कि प्रोटोटाइप कंस्ट्रक्शन करने के लिए ना तो वहाँ कोई हैंगर स्पेस अवेलेबल है और ना ही प्रोटोटाइप इंजीनियरिंग के लिए कोई मशीन शॉप थी। हालात इतने बिगड़े हुए थे कि वहाँ टेस्ट इक्विपमेंट, स्ट्रक्चरल टेस्ट रिग्स के अलावा कोई रनवे तक नहीं था जहाँ वो अपने नए एयरक्राफ्ट की फ्लाइट टेस्टिंग कर पाते। मौके और परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए टैंक को तुरंत एहसास हो गया कि इस जमीन पर सिर्फ एक एडवांस सुपरसोनिक फाइटर जेट ही डिजाइन नहीं करना था, बल्कि उसे डेवलप करने के लायक एक कंटेम्परेरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की नींव भी रखनी थी। लेकिन टैंक कुछ शुरुआत कर पाते इससे पहले उनके पास एक से एक नई मुसीबत सामने आने लगी। सबसे पहले तो उनके एक टीम मेंबर ने यह कहकर रिजाइन कर दिया कि यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ये जगह एयरक्राफ्ट बनाने लायक है ही नहीं। और अगले कुछ महीनों के अंदर उनके 3 वेल ट्रेन्ड इंजीनियर्स ने रिजाइन कर दिया। कर्ट टैंक अकेले भारत के हर छोटे बड़े ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहा था। फाइटर जेट बनाने के लिए फंड्स की जरूरत थी। भारत सरकार उस समय इतनी मजबूत नहीं थी कि कोई भी फैसला जल्दी ले सके, इसलिए कर्ट ने खुद ही पैसे इकट्ठे करने का फैसला कर लिया। उन दिनों भारत किसी भी तरह के फाइटर जेट्स नहीं बनाता था। एविएशन इंडस्ट्री के नाम पर भारत के पास बेंगलोर में सिर्फ एक ऐसा एरिया था जहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत अपने मित्र देशों के वॉर में डैमेज हुए फाइटर जेट्स के रिपेयर मेंटेनेंस का काम करता था। और बाद में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया तो भारत ने इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL रख दिया। पर अभी भी HAL के पास एविएशन डिजाइनर्स और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। इसके बावजूद भी एयरफोर्स के द्वारा एक ऐसा लड़ाकू विमान की डिमांड की जाने लगी जो कि मल्टीटास्क कर सकता था, जो हाई एटीट्यूड इंटरसेप्टर और लो एटीट्यूड ग्राउंड अटैक दोनों में ही सक्षम हो और मैक 2 की स्पीड से 800 किलोमीटर के दायरे में 60,000 फीट की उड़ान भर सके। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट से उम्मीद की जा रही थी कि हर मौसम में आसानी से अपनी स्पीड में काम करता रहे और एक फाइटर जेट के तौर पर नौसेना की मदद करे। लेकिन ऐसे किसी फाइटर जेट को डिजाइन करने और डेवलपिंग कंट्री के लिए सिर्फ इमेजिन करने से ज्यादा कुछ भी नहीं था। लेकिन ऐसा देश जिसे आजाद हुए भी 20 साल ही हुए थे, एक फाइटर जेट को डिजाइन करना और उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना ये एक सपने जैसा था, क्योंकि 5 महीने पहले ही मैक 1 की स्पीड पार करने वाला एयरक्राफ्ट लॉन्च किया गया था।
अब मैक 2 की स्पीड को पार कर सके ऐसा एयरक्राफ्ट दुनिया में बना ही नहीं था। लेकिन जैसे कहा जाता है कि जरूरतें आविष्कार की जननी है। पहले ही एक साल में कर्ट टैंक ने बुनियादी ढांचे को एक बार फिर से खड़ा कर दिया और फाइटर जेट बनाने का काम 1957 में शुरू हो गया। कर्ट टैंक ने अपने फाइटर जेट प्रोजेक्ट का नाम मारूत प्रोजेक्ट रखा, जिसका मतलब था हवा की गति। और सिर्फ 2 साल में उन्होंने लकड़ी का बना हुआ फुल स्केल ग्लाइडर मॉकअप तैयार कर दिया, जिसका एयर स्पीड टेस्ट एरोडायनेमिक्स में डकोटा एयरक्राफ्ट के जरिए हुआ। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मारूत दुनिया का लास्ट एयरक्राफ्ट था जिसकी इस तरह से फ्लाइंग टेस्टिंग की गई। सबसे पहले मारूत की असेंबली 1960 में शुरू हुई और पहली बार 1961 में विंग कमांडर सुरंजन दास ने इस एयरक्राफ्ट को उड़ाया। बहुत सारे एक्सटेंसिव स्ट्रक्चरल टेस्ट करने के बाद फाइनली 1962 में मारूत का फाइनल वर्जन बनकर तैयार हो गया। अपनी आर्ट, एरोडायनेमिक डिजाइन, हाई मूवेबिलिटी और एक्सीलेंट सेफ्टी फीचर्स की वजह से मारूत उस समय डेवलप्ड एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा बेहतर लगता था, क्योंकि इसमें वो फैसिलिटी थी जिसमें कोई एक इंजन खराब भी हो जाता था तो इससे दूसरे इंजन को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचता था। और मारूत की ये यूनिक क्वालिटी उसके लिए काबिले तारीफ थी। इसमें 4 30 मिलीमीटर की एडेंट तोपें शामिल थी जो कि पर मिनट की स्पीड से 1400 राउंड फायर कर सकती थी। इसके अलावा 50 मेट्रा टाइप के अनगाइडेड रॉकेट्स और 4 अंडरविंग हार्ड पॉइंट्स भी ऐड किए गए थे, जो कि एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक, रॉकेट मिसाइल और 1800 किलो बम कैरी कर सकते थे। कुल मिला के देखा जाए तो ये कंप्लीट पैकेज था। मारूत को बनाने में उस वक्त सिर्फ 66 लाख रुपए की लागत लगी थी, जो कि उस टाइम के हिसाब से एक ठीक ठाक कीमत थी। अब भी एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस सुपरसोनिक फाइटर जेट को मैक 2 की स्पीड से उड़ने के लिए डिजाइन किया गया था, पर रियलिटी में ये मैक 1 को पार करने में भी कैपेबल नहीं था। और ये प्रॉब्लम उसके एयरक्राफ्ट में नहीं बल्कि उसके इंजन में थी। अब मारूत को ब्रिटिश द्वारा डिजाइन किए गए ब्रिस्टल, सिडाडले, ओरफस 12 आफ्टर बर्निंग इंजन्स के इंजनों की एक जोड़ी के साथ उड़ाने की योजना बनाई गई। उस समय जी-नेट मार्क 2 और एक नाटो लाइट फाइटर के मुताबिक अंडर डेवलप्ड था, इसलिए मारूत में टेम्परेरी ओरफेस 703 नॉन आफ्टर बर्निंग इंजन का इस्तेमाल किया गया जो 44% कम बिजली पैदा करता था। पर अफसोस उसी समय नाटो ने उस एयरक्राफ्ट को ही रिजेक्ट कर दिया गया जिसके लिए ये इंजन बनाया जा रहा था और इसकी फंडिंग भी बंद कर दी। मेकर्स ने भारत से 1.5 मिलियन पाउंड की इंजन डेवलपमेंट कॉस्ट को कम करने के लिए कहा, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने डिसएग्री कर दिया और यही कारण था कि इस इंजन को कभी भी डेवलप नहीं किया गया और मारूत को उन इंजनों के बिना छोड़ दिया गया जिनके आसपास इसे डिजाइन किया गया था। उसी समय इजिप्ट भी एक फेमस नाजी एयरक्राफ्ट डिजाइनर विली मासर शिमिट की मदद से सुपरसोनिक फाइटर जेट बनाने की कोशिश कर रहा था, जिन्होंने दुनिया का पहला और इतिहास का सबसे खतरनाक ऑपरेशन जेट लड़ाकू ME-262 और द इनफेमस BF-109 डिजाइन किया था। लेकिन युद्ध के बाद स्पेन भाग गया था, जहां उसने उसके लिए एक लड़ाकू विमान बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन बढ़ती लागत और सस्ते अमेरिकन विकल्पों के कारण स्पेन ने इस परियोजना को रद्द कर दिया। इजिप्ट जो लंबे समय से अपने खुद के फाइटर जेट बनाना चाहता था, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहा था, उसने इस मौके को एक अवसर की तरह देखा और स्पेन से उपकरण और कर्मचारियों के साथ पूरा प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। उस समय वे भी टेम्परेरी रूप से उसी ओरफेस 703 इंजन का उपयोग कर रहे थे, लेकिन इजिप्ट ने अपना खुद का इंजन बनाने का फैसला किया था और फर्डिनेंड को भर्ती कर लिया, जो नाजी जर्मनी के एक प्रसिद्ध इंजन डिजाइनर थे। वॉर के बाद जब फर्डिनेंड ब्रेंडर पैराग्वे भागने की कोशिश कर रहा था, तब उन्हें रशिया ने पकड़ लिया और जब तक वो ऑस्ट्रेलिया नहीं भागा तब तक कई सालों तक उन्होंने रशिया के लिए इंजन बनाए, जिसमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली टर्बो प्रॉप इंजन भी शामिल था। 1965 तक इजिप्ट अपने पूरे सिविलियन इंडस्ट्री से कई गुना ज्यादा पैसा फॉरेन टैलेंट्स के इस्तेमाल से अपने एयरक्राफ्ट बनाने के प्रोजेक्ट पर खर्च कर रहा था, जिससे वो धीरे धीरे मजबूत बनते जा रहे थे। भारत अभी भी रेस में बहुत पीछे था। जब ब्रैडनर को ये पता चला कि भारत भी इसी तरह का एयरक्राफ्ट बना रहा है, तो वो जल्दी से इंडिया आ गए। वो वहाँ टैंक से मिले और उन्होंने एक समझौते पर बातचीत की, जिसके तहत वो इंजन बनाने में टैंक का योगदान करेंगे, लेकिन इसके लिए भारत इंजन डेवलपमेंट कॉस्ट को शेयर करेगा और 2 टेस्टिंग पायलट भी उन्हें देगा। 1966 में HAL के 30 मेंबर्स की टीम के साथ एक मारूत को इजिप्ट लाया गया। उन्होंने इसे अपने इंजन के साथ फिट किया और लगभग 100 परीक्षण उड़ानें भरी, लेकिन उस समय इजराइल और उसके पड़ोसी अरब देशों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था, क्योंकि इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने युद्ध की स्थिति में इजराइल की रेड सी तक पहुंच को ब्लॉक कर दिया था और अपनी सेना जुटा ली थी। इससे घबराकर इजराइल ने एक रेट्रोस्पेक्टिव हमला किया, जिसमें जमीन पर रहते हुए इजिप्ट के 90% विमानों पर बमबारी की गई, जिसमें इंजन की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया गया जेट भी शामिल था। इसके बाद इजराइल ने बड़े पैमाने पर जमीन कब्जा ली और फिर शांति समझौते के लिए मजबूर किया, और इस सब के बीच में हमारा प्रोजेक्ट वहां पर फंस गया। यही कारण था कि टैंक मारूत को छोड़कर तुरंत वापस लौट आए। युद्ध के बाद इजिप्ट को एक नए वायु सेना की आवश्यकता थी और वे लंबे समय से चले आ रहे
लड़ाकू जेट कार्यक्रम में अधिक पैसा खर्च नहीं कर सकता था और इसी प्रकार एक बार ये प्रोजेक्ट कैंसिल किया गया और उन्होंने तुरंत रशिया से MiG-21 खरीद लिया। और भारत सरकार ने ना तो अपने इंजन को और ना ही उस इंजन की डेवलपमेंट करने वाली टीम को कुछ सपोर्ट किया, जिससे उनका पूरा इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो गया। अब 1962 में चीन के राष्ट्रपति माओ से तुंग अपनी खराब एग्रीकल्चर पॉलिसी को लेकर भारी पब्लिक प्रोटेस्ट का सामना कर रहे थे, जिसके चलते मानव इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 50 मिलियन से अधिक लोग मारे गए। और उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी और जनता को अपने खिलाफ होने से बचने के लिए एक भ्रम पैदा किया कि भारत उनका दुश्मन है और असल में ये दोनों देश बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने चाइना के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काया और भारत के साथ एक युद्ध भी छेड़ दिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बेमतलब के वॉर से भारत अंदर तक पूरी तरह हिल गया और भारत की वायुसेना को मजबूत करने की इमरजेंसी के चलते भारत ने रशिया से दर्जनों MiG-21 इंटरसेप्टर और सुखोई 7 जैसे लड़ाकू विमान खरीदे, जो कि दोनों मैक 2 की रफ्तार से उड़ने में सक्षम थे और मारूद की तरह ही लड़ाकू भी थे। और वही समय था कि जब मारूद की जरूरत पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, क्योंकि भारत अब रशिया से अपने जहाज खरीद रहा। और यही कारण था कि ना तो मारूद के लिए भारत को एक उपयुक्त इंजन मिला और ना ही इसमें राजनीति रुचि दिखाई गई। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में मारूद एक्टिव रहा। उसने एयरफील्ड्स पर बमबारी की, गोला बारूद के भंडारों पर भी बमबारी की और एडवांस फ्रंट्स पर टैंकों को और तोपखानों पर हमला किया गया। और इसी हमले में अपनी पहचान बनाने में मारूद कुछ हद तक कामयाब रहा। और जब लड़ाई में इसके हाइड्रोलिक्स खराब भी हो जाते थे तो भी ये सुरक्षित अपने पायलट्स को वापस घर पे लेके आ जाता। और ये वही मारूद है जिसने 1971 में लोंगेवाला के अंदर पूरी पाकिस्तानी सेना को हिलाकर रख दी, जब 40 टैंकों के साथ 3000 पाकिस्तानी सैनिकों की एक ब्रिगेड ने भारत पर हमला किया, ये सोच के कि हम बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में दबोच लेंगे। हालांकि भारत की सिर्फ 120 सैनिकों की एक ब्रिगेड ने उन पाकिस्तानियों के परकच्चे उड़ा दिए। इससे आपको बॉर्डर फिल्म याद आ गई होगी, जिस ब्रिगेड के पास सिर्फ एक जीप थी जिसपे सिर्फ एक रिकॉइल गन लगी हुई थी और हमारे पास सिर्फ 10 ऊंट हुआ करते। उस समय भारत के पास रात में उड़ान भरने की कोई क्षमता नहीं हुआ करती थी, इसलिए उन्हें कहा गया कि अपनी स्थिति आप सुबह तक बनाए रखें और पाकिस्तानियों से लड़ते रहें। और पाकिस्तानियों को चौंकाते हुए उस ब्रिगेड ने सुबह तक खुद को बचाते हुए उस चौकी को बचा के रखा। और इतना ही नहीं, जीप पे लगी उस रिकॉइल गन से उन्होंने 12 टैंकों को भी नष्ट कर दिया। जो पाकिस्तानी सोच रहे थे वो हम पर भारी पड़ेंगे, उनके उल्टे ही छक्के छूट गए। और इसके बाद होती है वो सुबह जब हमारे मारूद एयरक्राफ्ट उन पाकिस्तानियों का मरगढ़ बना देते। सच सच बताना, आपको नहीं पता था ना, वो एयरक्राफ्ट मारूद थे। मारूद के उस स्क्वाड्रन के अंदर 4 हंटर प्लेन के साथ पाकिस्तानी के ऊपर आग बरसाना स्टार्ट कर दी, जो कि आप बॉर्डर फिल्म में देख चुके हैं। पाकिस्तान टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल मारूतों के सामने टिक ही नहीं पाए और वापस पाकिस्तान भागने लगे। और मैं आपको ये बता दूं, उस वक्त ये जीत अपने मारूद के बदौलत ही थी, और वो इसलिए क्योंकि भारतीय प्लेन्स के अंदर एक भी एंटी टैंक मिसाइल नहीं थी। और इस वॉर के बाद 93,000 पाकिस्तानियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जो कि इतिहास में सबसे बड़ा सरेंडर था। और इस सब के बाद जन्म हुआ बांग्लादेश का। भारत ने 1959 में GTRE नाम का अपना खुद का इंजन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया। 1970 में 25% ज्यादा पावर वाले इंजन बनाए गए। मारूद में कटिंग एज नेविगेशन सिस्टम और पावरफुल इंजन्स मौजूद नहीं थे। मारूद को 1982 में सेवा से हटा दिया गया और इंडियन एयरफोर्स आर्मी ने ब्रिटिश में बना हुआ जैगुआर और सोवियत बिल्ड MiG-23 खरीद लिया। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि केवल इंजन की कमी की वजह से भारत की एक पूरी की पूरी एविएशन इंडस्ट्री तबाह हो गई। इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद भी कर टैंक अपने इरादों में कभी भी फेल नहीं हुआ। उन्हीं की लीडरशिप के अंदर HAL का डिपार्टमेंट 10-12 गुना तक बढ़ गया। अब HAL बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकता था, क्योंकि उसके पास अब सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर था और आगे भी उसका एक्सपेंशन बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ता चला गया। मारूद के असफल होने के कोई भी रीजंस रहे हो, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि फॉरेन कंपनीज या दूसरे देश कहीं ना कहीं सकते में आ गए कि कहीं भारत अपना पहला ये इंडिजियस एयरक्राफ्ट ना बना ले। अगर उस समय मारूद को लेकर ज्यादा अलर्टनेस या सीरियसनेस बढ़ती जाती तो शायद आज भारत रशिया, फ्रांस, अमेरिका को भी एयरक्राफ्ट बनाने के मामले में टक्कर दे रहा होता। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको कुछ ऐसी जानकारी मिली होगी जिसके बारे में आपको पहले बिल्कुल भी नहीं पता होगा। अगर ऐसा ही कुछ नया आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।